राजधानी जयपुर में बांस का बदनपुरा इमाम बाड़ा में जिस तरह से विधायक बाल मुकुंद आचार्य पहुंचे, यहां पर अभद्रता का मामला सामने आया। तमाम चीज़ें जब पेश आई तो मामला अब केंद्र तक पहुंच गया है। इसमें ऑल इंडिया जो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले, उनसे शिकायत की है। यहाँ पर मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं पूरे टीम और इनका डेलीगेशन यहाँ आया है। क्या बातचीत है, क्या तैयारियाँ हैं? सर, आप यहाँ आए हैं और एक बड़ा विवाद यहाँ सामने आया, क्या जानकारी आपको मिली और क्या आप आगे कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, इस इमाम बाड़े में यहाँ हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी ने जिस तरीके से आके इमाम बाड़े में की तौहीन की है, जूते पहन के शानशीन के अंदर घुसे हैं और वहाँ के जो पवित्र वहाँ के ऊपर अलम, ताबूत, पटके ये सब रखे जाते हैं, तबरुकात, उसको उन्होंने पर्दे को हटाया और कहा कि ये सब क्या रखा हुआ है, यहाँ मूर्ति कहाँ है। और यहाँ की जो लेडीज़ थी पर्दा हटा के उसके अंदर चले गए, लेडीज़ से बदतमीज़ी की। मौलाना असद साहब यहाँ के ऊपर थे, उनसे बदतमीज़ी की। तो उसके ख़िलाफ़ हम बाकायदा हम केंद्र में भी और ज़बरदस्त तरीके से केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इनके ऊपर बाकायदा कार्रवाई हो और यहाँ के प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो कि लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उनके वोटर भी हैं, आपने बताया, और आपने उनसे बातचीत भी की, क्या जवाब उन्होंने दिया? उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ के विधायक मुख्यमंत्री जी से हवा महल के विधायक के लिए बात करता हूँ और ताकि कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। आपने यहाँ पे चेतावनी दी है कि भाई कार्रवाई सुनिश्चित हो, एफआईआर दर्ज की जाए, जो कि अभी तक नहीं की गई है, नहीं तो आप लोग बड़ा एक्शन लेंगे। अगर से एफआईआर नहीं दर्ज की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बाकायदा जल्द ही यहाँ के ऊपर एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। और लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी तादाद में इकट्ठे हैं, किस तरह से आप लोग अभी समझाइश कर रहे हैं? क्या आपका अब तक हम समझा रहे हैं और हमारे समझाने की वजह है कि अभी तक कोई इस तरीके का एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन हम अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं कि इससे पहले कि हालात ज़्यादा ख़राब हों, इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो फिर आपको पछताना पड़ेगा इस बात के लिए। आपका एक डेलीगेशन सीएम से मिलने की भी कोशिश कर रहा है? जी, हमारा डेलीगेशन सीएम से मिलेगा और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री से मिलकर हवा महल के विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा। पहले भी ये इनके मामला आया था कि भाई इन्होंने जुलूस के अंदर बेहुरमती की थी। जी, जैसा कि मौलाना यासूब अब्बास साहब ने कहा कि 26 अगस्त को जो है ये जो अरबईन चेलम का दिन था, उन्होंने भी जो है हम लोग लीगली जो है रोड पे थे और आने के बाद इन्होंने जो है वो अब शब्द जो है वो कहे जिन्होंने जुलझना पकड़ रखा था और कि यहाँ से ले जाओ, हटाओ, ये क्या ड्रामा बना रखा है, इस तरह के उन्होंने जो है शब्द का इस्तेमाल किया है। और उसके खिलाफ भी हम लोग जो है वो काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि एफआईआर हो, मगर उन्होंने एफआईआर नहीं लिया। और उसके बाद फिर नल का जो इन्होंने लाइन है वो ज़बरदस्ती आगे डलवाया। फिर उसके बाद से अभी हम बारगाह में जो है वो कुछ दिन पहले जो है ज़बरदस्ती घुसे और बोर्ड के इशू को लिया, जबकि उनको ये देखना चाहिए कि यहाँ 70 से 80 साल पुराना बोर्ड जो है वो लगा हुआ है। वो बोर्ड सिर्फ इसलिए लगाया गया कि वहाँ से ये बोर्ड दिखता नहीं है, चूँकि ये बहुत सीधा हो चुका, पुराना हो चुका है, तो उसको सिर्फ रिन्यूअल किया गया है, न कि फर्स्ट टाइम जो है वक्फ बोर्ड के निर्देश पे लगाया? जी, वक्फ बोर्ड के निर्देश पे भी और थाना जो गलता थाना है उसके निर्देश पे जो है हमने ये बोर्ड को लगाया है। नवाब हमदानी की ये बताई जाती है वक्फ बारगाह? और नवाब हमदानी क्या हुआ 1722 से 1755 तक ये अपने बदन सिंह जाट रहे और उसके बाद ये जगह जो है वो खाली रही। यहाँ से 1787 के अंदर तुंगा की एक लड़ाई हुई जो हिस्ट्री के अंदर भी है। तो ये इस्फहान से आए थे और दिल्ली में शाह जो थे उस शाह आलम उनके यहाँ ये तैनात थे, रिसालादार थे और बेहतरीन नामवर आदमी थे। मोहम्मद अली बेग हमदानी और नजफ़ अली बेग हमदानी, उनको यहाँ भेजा गया और ये महाराज प्रताप सिंह जी का ज़माना था। तो 1783 से 2008 तक ये रहे, 2003 तक, और उस पीरियड के अंदर ये तुंगा की लड़ाई यहाँ पर हुई और इन्होंने सरनामक अंजाम दिए, इस तरह के काम अंजाम दिए कि मराठे वाले जो हैं वो वापस इस तरफ आंख भर के भी नहीं देख सके। तो उसके तुंगा की लड़ाई का बहुत बड़ा कारनामा ये हमदानी ब्रदर्स को है और उनका जब शहीद हुए वहाँ पर तो उनकी कब्रें भी आज भी तुंगा के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ जब ये आए प्रताप सिंह जी उनके शहीद होने के बाद तो ये उनके लवाहिकीन से मिले और ये उससे पहले ही यहाँ पर आ गए। तो तकरीबन 200 साल से यहाँ पर मजलिसें हो रही हैं। जब हमदानी यहाँ आए तभी से ये मजलिसें शुरू की और उसके बाद मजलिसें कभी रुकी नहीं। और ये वक्त उसके अंदर भी सिटी सर्वे की जो रिपोर्ट है उसमें के अंदर भी इमाम बाड़ा लिखा हुआ है। महिलाओं से अभद्रता के मामले में आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? देखिए, कल हमने एक प्रदर्शन की योजना बनाई थी, लेकिन एडिशनल कमिश्नर ने हमसे रिक्वेस्ट किया, डीएसपी ने हमसे रिक्वेस्ट की कि अभी हम सड़कों पे ना उतरें और उन्हें हमें 4-5 दिन का मौका दें। तो हमने उनका सम्मान किया, तो क्योंकि हम कानून के दायरे में लीगल तरीके से काम करना चाहते हैं।
हमारी कौम शांति प्रिय कौम है, सब जानते हैं। हमें कोई फसाद झगड़ा नहीं चाहिए। हमने उनका सम्मान किया है और उनको मौका दिया है, लेकिन हमने उनको वार्निंग भी दी है कि अगर आपने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की फिर हम सड़कों पे उतरेंगे। फिर हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जाए, क्योंकि वो हमें ये भी डराए जाते हैं बार बार कि अगर आप सड़कों पे उतरेंगे फिर बाबा भी लेकर आ जाएगा भगवा रैली, तो फिर ये तो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। तो हम इसी डर में, खौफ में अपने घरों में बैठे रहें, हम अपने लिए आवाज़ ना उठाएं। ये कौन सा तरीका है? जैसे आप हमें डरा रहे हैं उसको भी तो डराइए कि मुसलमान भी तो आ सकते हैं ना सड़कों पे। क्या एनआरसी और सीए भूल गए क्या? शाहीन बाग की शाहीनों ने ही एनआरसी और सीए का इतिहास रचा था। इसलिए जिन औरतों के साथ उन्होंने बेइज्जती की है ना, उन औरतों को कमज़ोर ना समझे। हम जनाब ज़ैनब की मानने वाली औरतें हैं, हम जनाब खदीजा की मानने वाली औरतें हैं, जनाब फ़ातिमा ज़हरा की मानने वाली औरतें हैं। जब हम अपनी पे उतर आएंगे ना, तो खामनेई साहब जो हमारे मर्जा ना, उनका एक खुतबा है, उन्होंने एक खुतबा दिया था कि अगर अपने मिशन को कामयाब करना चाहते हैं ना तो अपनी औरतों को शामिल कर लें। इसीलिए ईरान कामयाब है, क्योंकि उनके हर मिशन में औरतें खड़ी होती हैं। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरा मामला पेश आया था, ये पीछे जो बोर्ड है आप देखेंगे, ये बोर्ड यहाँ पर लगा था जिसको लेकर के विधायक यहाँ पहुँचे हंगामा किया। और पीछे अगर आप ऊपर देखेंगे तो एक पुराना बोर्ड यहाँ पर मौजूद है जो कि करीब 60 साल पुराना जो बताया जाता है। तो ये पूरी सिचुएशन है, इसमें पूरा मामला हुआ। अब इसको लेकर के पूरे देश भर के जो शिया समाज के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस पर गहरी नाराज़गी जाहिर की है। जयपुर में एक बड़ी जो है यहाँ पर एजिटेशन 10 नवंबर को की जाने वाली है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से जो बातचीत की गई है उसके बाद में क्या हल निकल करके सामने आता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए। कुछ कह रहे हैं लगाए गए हैं यहाँ पर कि अभी कुछ साल पहले यहाँ पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया था, तो हम प्रशासन के 2012 के अंदर प्रशासन के पास गए, वक्फ बोर्ड गए, उसके अलावा नगर निगम में गए, तो वहाँ से हमें पुलिस का जाब्ता मिला और ये उसकी अवैध निर्माण को हमने तोड़ा था। इसके अंदर जो नीचे की लैंग्वेज लिखी हुई है वो गलता थाने की है कि आप अपनी भूमि के ऊपर बोर्ड लगाएं, लेकिन हमने थोड़ी लाइटलानी करी। उसके बाद यहाँ पर पाइपलाइन डाल दी गई बिना परमिशन के, बिना वक्फ बोर्ड को बताए हुए, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर। फिर मैं खुद वक्फ बोर्ड गया, वक्फ बोर्ड से ये लेटर लिखवा के लाया, मेरे नाम से लेटर है पूरा ये। इसके अंदर उन्होंने इजाज़त दी कि आप अपनी ज़मीन के ऊपर बोर्ड लगा सकते हैं। जब पाइपलाइन डलती, जब भी गलता थाने ने कहा था हमें कि हमें पता नहीं है, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो आप यहाँ पर बोर्ड लगाएं जो हमें पता लगे। उसके बाद ये वक्फ बोर्ड से लेटर जारी हुआ। और इसमें एक सवाल ये है कि उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बोर्ड हाल ही में लगाए, जबकि आप बताएं कि ये बोर्ड कितने पुराने हैं और कितने वक्त से यहाँ लगे हैं। क्या इनका रिनोवेशन किया गया है बोर्ड का या हाल ही में लगाए? इन बोर्डों का रिनोवेशन किया गया है, पुराने बोर्ड है, सिर्फ एक लोगों को दिखाई नहीं देता, तो उस वजह से वहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है। और ये लेटर 20/9/2024 का वक्फ बोर्ड का लेटर है। और डीसीपी मैम को भी पता है, कमिश्नर साहब को भी पता है, वक्फ बोर्ड की जानिब से उनके पास भी लेटर गया है। यहाँ पर कैमरे भी लगाए गए, 1 महीना कैमरे को लगाए हुए हो गया। 21 तारीख को विधायक जी यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि आपने रातों रात बोर्ड लगाए। हमने उनको ये लेटर दिखाया वक्फ बोर्ड का कि आप लेटर देखिए कब का लगा हुआ है, कैमरे चेक कर लीजिए, अगर रात को लगाया है तो आपने अवगत करवाया उनको? बिल्कुल अवगत करवाया, अवगत करवा के ये बोर्ड लगाया। उसके बाद जो ये सब कुछ हुआ, ये गलता थाने के अंदर हम ये रिपोर्ट दे के आए हमारी। उसके बाद ये डीसीपी मैम को दिए हमने, इसकी रिसीव हमारे पास सब कुछ मौजूद है। उसके बाद ये हमारी ये जो चाइल्ड रूम की थी, ये कमिश्नर साहब के अंडर में थी, ये कमिश्नर की अभी कम से कम इसके अंदर 10-1 बीघा के ऊपर चल रहा है पूरा। एक बात ये भी सामने आई थी कि यहाँ पे अवैध पाइपलाइन भी विधायक बाल मुकुंद द्वारा यहाँ पे जो गैर अधिकृत भूमि पे कब्जा करा गया, उस पर पाइपलाइन डलवाने का भी आरोप लगा था। बिल्कुल, पाइपलाइन ना वक्फ बोर्ड की ज़मीन में बाकायदा वक्फ बोर्ड को लेटर देके इजाज़त ली जाती, ना तो हमें जलदाय विभाग ने कोई लेटर दिया, ना यहाँ से प्रशासन को कोई खबर दी। बाबा जी ने यहाँ के अपने अंदाज में ही लाइन डलवा दी, गैर कानूनी तरीके से लाइन डलवाई। मौलाना साहब आपसे सवाल ये था कि अरबाइन के मौके पर भी विधायक गई, उसमें उनका ये कहना, उनकी सफाई ये थी कि हमने इसमें कोई उनकी तरफ से जाहिर हो ही रहा है कि उन्होंने बदतमीजी की है। और एक बार फिर उन्होंने मीडिया के साथियों से ये वीडियो के ज़रिए साझा किया है बात कि मैं तो वहाँ पे गया भी नहीं, मुझे तो ले जाया गया और मैं अकेला गया, जबकि यहाँ पे लगे हुए सीसीटीवी कैमराज में वो साफ दिखाई दे रहा है कि वो बाबा विधायक बाल मुकुंद अकेले नहीं है, उनके साथ उनकी जो टीम साथ चलती है वो पूरी है। तो इस तरह से बार बार वो झूठ बोलने का काम
या ऐसा आपके समुदाय की तरफ से आरोप लगाया है, झूठ बोल रहे हैं बार बार, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, पूरी तरीके से बाबा बाल मुकुंद जी झूठ बोल रहे हैं और वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने चेलुम के जुलूस में आके बदतमीज़ी की और उसके बाद में यहाँ आके उन्होंने बदतमीज़ी की, पूरी तरीके से वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। और मेरी एक चीज़ नॉलेज में आई है कि उनके साथ में जो लोग होते हैं वो वीडियो बनाते हैं पूरी तरीके से जो उनके फेवर का होता है, और जो शिया समुदाय की तरफ से यंग बच्चे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं तो उनका वीडियो छीनते हैं वो मोबाइल, और छीन के उसमें जो भी होता है उसको डिलीट करते हैं, यानी जो बदतमीज़ी करते हैं उसको डिलीट करते हैं। उनकी जो कुछ बातें आई हैं वो इस सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए से उनकी बातें लोगों तक पहुंची हैं। और मैंने खुद देखा है जिस तरीके से उन्होंने आके एक धार्मिक, एक पवित्र स्थल में आके उन्होंने बदतमीज़ी की और यहाँ के अपशब्द कहे हैं वो, और हमारा समुदाय ने जिस तरीके से खामोशी से शांति व्यवस्था बनाए रखी है पूरी तरीके से, और आज भी हम शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं। हम चाहते तो आज बड़ा धरना प्रदर्शन का भी ऐलान कर सकते थे, हम चाहते तो भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का भी ऐलान कर सकते थे, चक्का जाम का भी ऐलान कर सकते थे, मगर हमने खामोशी से यहाँ मजलिस की, अपना धार्मिक कार्यक्रम किया। और हम एक आज़ाद हिंदुस्तान के शहरी की हैसियत जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है, हम अपनी बात को उन तक के पहुँचाना चाहते हैं और केंद्र तक के पहुँचाना चाहते हैं, ताकि बाबा बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जो आप डेलीगेशन आपको मिलने वाला है सीएम से अरबईन के मुतालिक, क्या सीएम भजनलाल शर्मा से आप उसकी भी शिकायत करेंगे? पूरी शिकायत की जाएगी उनसे, पूरी उनके जितने भी हरकतें हैं चेलुम से लेके आज की तारीख तक की हर हरकत के पॉइंट वाइज उनसे शिकायत की जाएगी। सिर्फ मुख्यमंत्री जी से नहीं बल्कि केंद्र में भी, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे राजनाथ जी हो, सबसे उनकी शिकायत की जाएगी। सर एक बात हो जी कि जो टीम उनके साथ आती है उन पे भी कार्रवाई करवाएंगे या? भाई, अगर से किसी शख्स ने मर्डर किया उसके साथ में लोग हैं तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए। किसी ने आके बदतमीजी की और उसने आके उनको प्रवोक किया, उनके साथ है, तो इससे हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और जो औरतों के साथ बदतमीजी की है, खवातीन के साथ बदतमीजी की है। आज आप राजनाथ सिंह से मिले कल, शायद इससे पहले भी मुलाकात की है, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया। क्या वजह है? क्या आप लोगों को कमज़ोर समझा जा रहा है, या ये समझा जा रहा है कि सिर्फ इन्हों को ठंडे छींटे दे करके और उसको रवाना कर दिया है? जिस तरीके से कल पुलिस की डीएसपी यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने बहुत ठंडे छींटे दे करके गई और ये कहा कि हम जांच करेंगे। वो जांच उसी करेंगे, उससे पहले भी जांच करने की बात थी, अभी भी जांच करने की बात कह रहे हैं। तो क्या राजनाथ सिंह से आप जांच की ही मांग करेंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात? मैंने कल राजनाथ जी से बात की है और मैं उनके दफ्तर से मुसलसल राब्ते में था। कल मेरी उनसे बात हुई है, मैंने आगा को बता दिया, हजरात उलमा को और यहाँ के सदर को, तो सदर साहब को भी मैंने बता दिया है और मैंने कार्रवाई की मांग की है, जांच की मांग नहीं की है, बाकायदा कार्रवाई की मांग की है। अगर नहीं होता है तो हमारी लीगल सेल बाकायदा कोर्ट से हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कार्रवाई होना चाहिए, जांच नहीं। जांच तो ठंडे बस्ते में चली जाती है, हम जांच की मांग नहीं कर रहे हैं, हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्योंकि जब उनका जुर्म सामने साबित है पूरी तरीके से, और चेलुम का जुलूस है, कितना बड़ा मजमा था, और जुलझना उसके सामने आके उन्होंने बदतमीजी की, लोगों को गालियां दी, आके अपशब्द कहे और यहाँ आके औरतों से बदतमीजी की। अब कितना सब्र का इम्तिहान लेंगे हमारे समुदाय का? उनकी खासियत भी है कि एक बार गलती करते हैं फिर माफ़ी भी मांग लेते हैं, तो इस बार तो दोनों मरतबा ही माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने। तो देखिए, ये उनका फेल है, ये उनका फेल है, माफ़ी मांगे ना मांगे ये उनका फेल है। बहरहाल हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब आवाली बेग हमदानी के जो कि 1906 के अंदर यहाँ मर गए थे, जो जयपुर की तरफ से जिन्होंने जयपुर की जानिब से तुंगा में लड़ाई लड़ी थी, वो तुंगा में शहीद हो गए थे जयपुर रियासत की तरफ से। तब से 1906 के अंदर उनके इंतकाल के बाद, उनके मरने के बाद ये सब तमाम जायदाद खालसाई कर ली गई थी। लेकिन चूँकि यहाँ जो लवाकिन जो उनसे मुल्क, जो उनसे अटैच पर्सन थे, उन्होंने जाके ये एतराज़ किया कि हम लोग अगर कहाँ जाएं, जब आपने 1908 में खालसाई कर ली है तो हमें कहाँ जाना है, हम कैसे रहेंगे। तो 1915 में चीफ आलिया काउंसिल, जो ज़माने का स्टेट का सुप्रीम कोर्ट समझिए या कैबिनेट डिसीज़न समझिए, उन्होंने ये लिया। 1915 में ये फ़ैसला हुआ चीफ आलिया काउंसिल से कि
इसमें खालसाई किया जाना नामुनासिब है और लवाहिकीन ने उज़रदारी की है कि हम कहाँ जाएं, लिहाजा उनको रहने का हक़ दिया जाता है और वो इसमें किसी किस्म के रहनो बैक नहीं करेंगे, किसी किस्म का बेचान या गिरवी रखने की कार्रवाई नहीं करेंगे। ये रहनो बैक का लफ्ज़ उसके अंदर है, मैं अपनी ज़बान में गिरवी रखने के बता रहा हूँ कि और उनसे वो किसी किस्म के बेचान या गिरवी नहीं रखेंगे इस जायदाद को, और बदस्तूर जिस मकान में रह रहे हैं वो बदस्तूर अपने रिहाइश बरकरार रखेंगे। और इस सिलसिले में उनसे नोटिस लिखवा ली जाए। और तब से मस्जिद की ज़मीन के लिए लिखा है कि सरदार अली ख़ान जो उस ज़माने में थे, तो उस फैसले में ही लिखा है कि सरदार अली ख़ान ने यह बयान किया कि मस्जिद की ज़मीन जो तकरीबन 3-4 बीघा की बताई जाती है, ये नवाब साहब की ज़रख़रीद है और इस मस्जिद की रोशनी से इस मस्जिद का ज़मीन का खालसा किया जाना नामुनासिब है। लिहाजा इस मस्जिद की ज़मीन की आमदनी से मस्जिद की तेल, रोशनी व जारोब कशी, जिसको झाड़ू कहते हैं, झाड़ू बुहार और तेल का इंतज़ाम और रोशनी का इंतज़ाम रखा जाए और निज़ामत का भी उसके अंदर लिखा है कि उसका सुपरविज़न रहे। तब से ये जायदाद जो है वो बदस्तूर यहाँ पर, क्योंकि नवाब हमदानी शिया थे और हर शिया अपने घर में मजलिस, मातम, महफिल वगैरह, पैदाइशी इमाम के पैदा होने के दिन की वो महफिल लगाता है, आयोजन करता है। तो तब से इस्तेमाल ये जायदाद होती रही है और आज तक भी उसी अंदाज से नवाब साहब के बाद भी ये होती आ रही है। गजट नोटिफिकेशन में भी इसको दर्ज कराया? जी गजट नोटिफिकेशन में भी है वक्फ बोर्ड? अच्छा, ये इसका गजट नोटिफिकेशन, इसका पूरा सर्वे हुआ है। जो सर्वे होने के बाद ये पता लगा लिया कि यहाँ ये इस तरीके की है, तो बाकायदा सर्वे के बाद यहाँ नोटिस चस्पा किया गया था कि अगर किसी को भी जो वक्फ बोर्ड के सेक्शंस हैं, जो वक्फ बोर्ड के सेक्शन है उसमें जो उसमें ये प्रोविज़न है कि बाकायदा सर्वे करने के बाद वो एक नोटिस लगाते हैं जायदाद में कि किसी को किसी भी किस्म का इतराज़ अगर है तो वो सिविल सूट कर सकता है। और उस नोटिस के बाद इसको बाकायदा दफ़ा 26 जो वक्फ एक्ट की एक रजिस्टर है उसमें पूरा रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जो मेरे पास मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, ये दफ़ा 26 का रजिस्टर है जिसकी नकल मौजूद है। इसके अंदर बाकायदा इस पूरी जायदाद के खसरे जो कि सिटी सर्वे में है, देखिए ये बड़ा कन्फ्यूज़न ये आजकल हो रहा है कि ये सिवाय चक है, ये फलाना चक है, ये ढिमका चक है, वो चक ही चक कर रहे हैं सब तरफ। ये जितने भी सर्वे हैं सिटी सर्वे के सर्वे हैं, लेकिन ज़मीन एक ही है, चाहे वो 266 हो या 2938 हो या 2900 कुछ भी हो, ये सिटी सर्वे के हिसाब से किए गए हैं और ये उसी के नकल है कि जो बाकायदा उसमें रजिस्टर में एंट्री की गई है। और इस एंट्री करने के बाद ये बाकायदा गवर्नमेंट को भेजा गया है कि ताकि इसको गज़ट कर दिया जाए। और गवर्नमेंट ने 1965 में ये एक गज़ट निकाला यहाँ पर, उसको शॉर्ट के अंदर ये मस्जिद लवाहिकीन अहले पुख्ता विद हाउस ऑफ इकबाल हुसैन, ये उन्होंने निकाल दिया था। तो ये देखिए, ये आप लोग गौर फरमा सकते हैं जिसमें ये गुलाबी निशान लग रहा है, ये 1965 का गज़ट है जिसके अंदर इस मस्जिद को इंडिकेट किया गया है। और चूँकि ये शॉर्ट फार्म में थी तो 1967 के अंदर एक पूरा तफसीली गज़ट जो है वो निकाला गया। और ये देखिए ये सिटी सर्वे का वो है, इसके अंदर ये पूरा रिकॉर्ड है सिटी सर्वे का। इसके अंदर इसको बाकायदा ये 2913 के अंदर इसको इमाम बाड़ा जी देखिए, खसरा नंबर 2938 आराजी मजरूया महदूदा हातक रकबा 442,389 फुट 9 इंच, खसरा नंबर इतना, मस्जिद पुख्ता रकबा इतना, ये दरखरीद शुदा मुतल्लिका मस्जिद नवाबजी वदनपुरा माल वक्फ दर्ज कागजात हो। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सिटी सर्वे, और इसमें 2913 ये आप मुलाजा फरमाएँ कि इसमें बाकायदा ये इसके इमाम बाड़ा लिखा हुआ है, ये खसरा नंबर 2962, ये एक मिनट, उसमें ये लिखा है इमाम बाड़ा और सिटी सर्वे में। तो इसके बिना पर इसको पूरा 2913 ये इमाम बाड़ा है। और तब से इसमें बाकायदा मजलिस मातम होता हुआ आया है
और होता रहा है, होता रहेगा। टोटल ज़मीन भी बता दें कितनी है इसकी इमामबाड़े के तहत? 14 कितनी पूरी जो ज़मीन है? 14 बीघा ज़मीन इसके अंदर है, उसमें कब्रिस्तान भी है और भी है। कितना अभी इसमें इंक्रोचमेंट है जिसके लिए आप कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं? हाँ, इनक्रोचमेंट तो देखिए इस ज़मीन पर वक्तन फ़वक्तन होता रहा और आखिरी इनक्रोचमेंट भी उसमें रहा है और अभी भी होते रहते हैं। इसीलिए हमने हाई कोर्ट के अंदर केस कर रखा है। बोर्ड भी इसीलिए लगाया गया? बोर्ड भी इसीलिए वजह से। देखिए बात यह है कि आजकल बोर्ड इसलिए लगाया गया, मैं बात 1 मिनट करता हूँ। बोर्ड इसलिए लगाया, मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी वहाँ तक। माइक इधर दे दीजिए। मुझे तो बताओ। आपकी तरफ से 2 कंप्लेंट इनकी कराई गई है। एक कमिश्नर को दी गई थी, जयपुर पुलिस कमिश्नर साहब को दी गई थी, और एक यहाँ संबंधित थाने में। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्या बात है? इसी संबंध में हमने कल माननीय राजनाथ जी से भी बात की है और कंप्लेन जो है वो दी गई है, मगर प्रशासन ने अभी तक के उसके ऊपर FIR नहीं लिखी है। लिहाजा हम लोग कानूनी मशवरा कर रहे हैं, हमारी जो लीगल सेल है, तो हम कानून के तहत FIR करने की कोशिश कर रहे हैं 156(3) में। अच्छा, एक बात बताइए सर, आप राजनाथ सिंह से कब आपकी बात हुई और क्या उन्होंने आपको आश्वासन दिया कि किस तरह से वो कार्रवाई करेंगे? कल मेरी बात हुई है राजनाथ जी से और मेरी बात होती रहती है हमारे लखनऊ के। कल इस संबंध में मेरी बहुत तफसीली बात हुई है। तो आप उनसे मिलेंगे भी जाके? मैं उनसे मिलूंगा जाके, बिल्कुल मिलूंगा मैं। और इसके अलावा सीएम से मिलने का कब का समय? सीएम से जब भी समय मिल जाए, मैं कोशिश करूंगा दिल्ली से समय ले लूं। मैं दिल्ली से समय लेके यहाँ आऊँगा, यहाँ के डेलीगेशन के साथ में मुलाकात करूँगा। सर, क्या ये राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए, क्योंकि बाई इलेक्शन है राजस्थान में भी, और जैसे उत्तर प्रदेश से आए हैं आप, लखनऊ से, उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त नफरत का बहुत माहौल चल रहा है, आपने देखा होगा बहरा इंच भी। तो आप ये क्या यहाँ राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए बाल मुकुंद आचार्य इस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये है, इसके अंदर बीजेपी का कोई अहम बयान नहीं आया है और सिर्फ ये अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए और अपने फेम के लिए ये सब कर रहे हैं। पूरी तरीके से राजनीतिक फ़ायदा चाहते हैं कि इसका मिले, लिहाजा हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से बांटो और बांट के फ़ायदा उठाओ। सर, अगर आपके उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आपका आगे का स्टैंड क्या होगा? हम आगे का स्टैंड तय करके करेंगे। हम लोग पूरी अपनी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करेंगे, ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड की, यहाँ के उलमा हजरात के साथ में, जिम्मेदारों के साथ में, यहाँ के अध्यक्ष के साथ में, अध्यक्ष जी की, और उसके बाद में आगे की रणनीति तय करेंगे। सर, आपने डायरेक्ट भी बात करने का प्रयास किया कि विधायक महोदय क्या परेशानी है यहाँ से? नहीं, देखिए, विधायक जी तो किसी से, हर एक से बदतमीजी से बात कर रहे हैं। यानी थाने जाते हैं तो इंस्पेक्टर से, ACP से बदतमीजी कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं उससे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। उनके अंदर सवाल ही, अगर कोई आचार्य है, कोई धर्मगुरु है, तो उसे मुस्कुरा के, सर पर हाथ रख के, गले लगा के, प्यार से, क्योंकि हर धर्म, इस्लाम मज़हब हो या हिंदू मज़हब हो, हर धर्म पहले प्यार मोहब्बत का संदेश देता है। पहले अखलाक के ज़रिए से मुजाहरा कीजिए, उसके बाद में उससे उसकी बात कीजिए। माँ अखलाक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कितनी पुरानी आपकी ये बारगाह है? यहाँ पर बता रहे थे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आपने बोर्ड लगाया, तो किस तरह से मतलब इसका सिलसिला रहा है, कितना इसका इतिहास है, क्या तारीख? आप बताइए कितनी पुरानी है? सारे पे बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। मैं सबसे पहले अपने मीडिया बंधुओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस मुश्किल मौके के ऊपर जो हमारे समुदाय का, शिया कम्युनिटी का साथ दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है, आपको मालूम होगा कि 26 अगस्त को चेहलुम का जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में निकलने वाला, यहाँ के स्थानीय विधायक हवा महल के बाल मुकुंद आचार्य ने चेहलुम के जुलूस में इंटर होके जिस तरीके से अपशब्द कहे और जिस तरीके से उन्होंने बदतमीज़ी की, वो बड़े ही अफसोस की बात है। हमारी कम्युनिटी ने उसके ऊपर बहुत सब्र से काम लिया और वहाँ से अपने जुलूस को आगे बढ़ाया, जबकि उस दिन और दूसरे त्यौहार भी थे। हमारी कम्युनिटी एम्बुलेंस को, राहगीरों को कभी नहीं रोकती है, हमेशा जुलूस में उनको आगे जाने का रास्ता देती है। दूसरे जो अभी हाल ही में वाक़या पेश आया, ये सब आपके इल्म में है पूरी तरीके से कि इसी इमामबाड़े के अंदर, इसी करबला के अंदर जिस तरीके से हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने यहाँ पहुँच के, जूते पहन के, शानाशीन के अंदर, इमामबाड़े के अंदर पहुँचे और पहुँच के कहने लगे कि मूर्ति कहाँ है। और यहाँ का जो बोर्ड लगा हुआ है, ये कोई नया बोर्ड नहीं है,
अब देखिए पुराने बोर्ड लगे हुए हैं, इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ, पुराने भी बोर्ड लगे हैं, देखिए ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, पुराना बोर्ड है वो। तो इस तरीके से बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ के ऊपर आके उन्हीं ने कहा कि ये बोर्ड किसकी इजाज़त से लगा। यहाँ लाइट्स अगर से लगी हुई है तो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, इमामबाड़ा हो, सनीगाग हो, चर्च हो, आदमी मन की शांति के लिए यहाँ जाता है। आदमी जाता है जब हर जगह से हार जाता है तब आदमी यहाँ के ऊपर जाता है। अगर से उसी को कंट्रोवर्सी में खींचा जाए तो यह बिल्कुल गलत है। और हम तो उसके मानने वाले हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, जिनकी याद में मुहर्रम मनाया जाता है, करबला में जो ज़मीन जिसके ऊपर लड़ाई लड़ी गई, जहाँ के ऊपर कब्रें हैं, पहले उस ज़मीन को अपने बेटे हज़रत अली अकबर के नाम ख़रीदा और ख़रीदने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिनसे ख़रीदा था उनको हिबा कर दिया और कहा कि इसके एवज में हमारी यहाँ पर कब्रें बनेंगी। तो हम छीनी हुई जगह को पर न मस्जिद बनाना चाहते हैं, न इमामबाड़ा बनाना चाहते हैं। यह आप लोगों की नॉलेज में रहना चाहिए। और हम ये बताना चाहते हैं कि कल मैंने भारत के रक्षा मंत्री, जो हमारे लखनऊ के सांसद भी हैं, माननीय श्री राजनाथ सिंह साहब से बाकायदा मैंने बात की और बात करके मैंने बताया राजनाथ सिंह साहब को कि हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी ने जिस तरीके से हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिस तरीके से हमारे आलिम के साथ में, हमारे धर्मगुरु के साथ में बेइज्जती से पेश आए हैं, जिस तरीके से हमारी औरतों की बेहुरमती की है और उनसे अपशब्द कहे हैं, हम उसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। मैं ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड की जानिब से ये बताना चाहता हूँ कि जयपुर के शिया समुदाय के लोग बिल्कुल अकेले नहीं हैं। पूरे हिंदुस्तान का शिया समुदाय, मुस्लिम समुदाय और इंसाफ पसंद तमाम इंसान इनके साथ खड़े हुए हैं। लिहाजा मैं मीडिया बंधुओं के हवाले से हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य से ये कहना चाहता हूँ कि इस तरफ अब वो निगाह उठा के न देखें। जल्द ही हम यहाँ के मुख्यमंत्री जी से समय लेके एक डेलीगेशन के साथ में उनसे मुलाकात भी करने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ बाई इलेक्शन का भी दौर है। और जैसे ही मुख्यमंत्री जी से टाइम मिला तो हम वहाँ उनसे मुलाकात भी करेंगे। और मुलाकात के अलावा अभी हम रक्षा मंत्री जी से भी उनके आवास पे, कल तो मैंने बाकायदा बात की है उनसे और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मुझे भरोसा दिलाया है कि मैं मुख्यमंत्री जी से हवा महल के विधायक के संबंध में बात करूँगा। हमारी कौम ने कहीं को पर शांति व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुँचाया। आप बताइए, किसी समुदाय के धार्मिक पवित्र स्थल के अंदर एक विधायक नहीं, एक आम आदमी भी अगर चप्पल पहन के घुस जाए, मंदिर के अंदर चला जाए, इमामबाड़े के अंदर चला जाए, मस्जिद में चला जाए, तो क्या होगा? बड़े अफसोस की बात है। हमारा हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब रास्ता रोका गया, जिनकी याद में मुहर्रम मनाया जाता है, तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी सरहद से दूर हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ, जहाँ मुसलमान तो नहीं मगर इंसान रहते हैं। लिहाजा हमारे यहाँ इंसानियत पाई जाती है। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का तजाद नहीं है, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं है, हमारे यहाँ शिया सुन्नी का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान इस मुल्क की दो आँखें हैं। लिहाजा ये सियासी लोग, ये राजनीतिक लोग अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए अपने थोड़े से लोगों को, हमारा वीडियो वायरल हो जाए, हमारी तस्वीर वायरल हो जाए, इस मुल्क को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। जबकि भारत के प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात की है। उन्होंने तो सबके विश्वास की बात की है। आज आप क्षेत्रीय विधायक हैं, आप अगर कोई आपको किसी चीज़ पर आपत्ति है तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल जाइए और थ्रू प्रॉपर चैनल उस संबंधित इदारे में जाइए, वहाँ जाके कानूनी मशवरा कीजिए, वकील खड़ा कीजिए, कानूनी लड़ाई लड़िए। हम भी आपसे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ आके इमामबाड़े के अंदर गुंडाई और बदमाशी को विधायकी के दौर बलबूते के ऊपर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में
अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो हमारे उलमा हजरात तशरीफ़ फरमाएं, मैं खादिम हूँ इन उलमा हजरात का, आप लिहाजा इसके जवाबात ज़रूर दूँगा। सर एक सवाल मेरा है, आइए मौलाना साहब। पीछे से हट जाइए, भैया पीछे से हटिए आप लोग प्लीज। अरे यहाँ लगा दो इस तरफ, बाबू इधर लगा दो एक चेयर। चेयर दो। अच्छा इधर आइए। अकबर अकबर इधर से सारे हट जाओ, इधर कोई नहीं रहेगा पीछे सब हट जाओ इधर से। ये ऊपर बैठ जाएंगे बिल्कुल हट जाए। अरे ये जगह नहीं खाली लगा हुआ ये सबका है, इनको सबको पीछे कर दो। और पहुंचने के बाद अरे इधर नहीं लगा कुर्सी अभद्रता की थी और जो इमाम बार का है अरे यार तो उन्होंने अभद्रता की थी, उनका महिलाओं के साथ जो बदतमीजी की थी और आहत पहुंची थी, उसके लिए हमने आपको एक प्रेस विज्ञप्ति दी थी, जिसके लिए आप लोग यहाँ आए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारी इस मजलूमियत और परेशानी को हम आपके माध्यम से आगे पहुँचाना चाहते हैं ताकि हक और सच्चाई से आप इसको रख सकें और हमारी आवाज़ जो कि उन तक पहुँचे। तो मैं हमारे इस प्रेस वार्ता के लिए हमारे शिया धर्मगुरु मौलाना डॉक्टर कल्बे यासू अब्बास साहब आज यहाँ आपसे संबोधित करेंगे और इस पूरी घटना पे नज़र बनाए हुए हैं। मैं मौलाना का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और आपने हमारी मुश्किल और परेशानी में इस वक्त आप खड़े हुए। तकरीबन सैकड़ों साल से भी ज़्यादा पुरानी है। हमदानी से यहाँ आए थे, आगा जी बेग हमदानी। देखिए, जहाँ तक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर से प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो इसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, यहाँ के ऊपर एक्शन लेंगे और वो एक्शन हमारा चाहे धरने की शक्ल में हो, चाहे हमारा चक्के जाम की शक्ल में हो, ये यहाँ पर हम तय करेंगे और तय करके उसको बताएंगे आपको। बहुत देखिए, अब जो ये हरकत बाल मुकुंद आचार्य ने इससे पहले की थी जुलूस में,
चेलुम के जुलूस में और उसके बाद अब की है। हम बीजेपी से कहना चाहते हैं कि उनकी हुकूमत के अंदर ये ऐसा हो रहा है और ये वाहिद जो है एमएलए ऐसा है जो बीजेपी को भी बदनाम कर रहा है और उनकी नीतियों को भी बदनाम कर रहा है। लिहाजा हम हुकूमत से कहना चाहते हैं कि इस शख्स को लगाम दी जाए और इससे पहले कि मुल्क के हालात ख़राब हों या जयपुर के हालात ख़राब हों और ये नहीं सोचे कि ये बात जो है ना सिर्फ जयपुर तक महदूद रहेगी बल्कि पूरे हिंदुस्तान तक फैलेगी। शिया कम्युनिटी पूरे हिंदुस्तान के अंदर है और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इसकी फिर मुखालफत की जाएगी। लिहाजा हम अभी भी चेता रहे हैं हुकूमत को कि ऐसा न होने दे और इस शख्स के ऊपर लगाम लगाई जाए और हमें बीजेपी से उम्मीद है कि वो इस शख्स के ऊपर लगाम लगाएंगे और अपने आप को भी बदनामी से बचाएंगे। शुक्रिया।
है भाई रवि, फंबल था क्या? सही था फ्लो? करो रिपीट, देख लो जैसे आपकी एक खड़े होकर के वैसे कर लो, इस तरफ से या ऐसे। सुनो चेची, शॉट ले रहे हैं क्या कर रहे हो? चेची उधर जाओ सामने। प्लेयर को तो लग रहा है बहुत भयंकर प्रदूषण है ना? इसके दिख नहीं रहा उसको, चेची को पता नहीं कैसे। ला 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 ला। इसमें क्वालिटी नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ दिल्ली और पंजाब की तरह राजस्थान में भी प्रदूषण अपना असर दिखाने लगा है। जयपुर की हवा अब और ज़्यादा जहरीली होती जा रही है। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 222 को पार कर चुका है। आप देख सकते हैं जो विजिबिलिटी का आलम है, राजधानी जयपुर में विजिबिलिटी लगातार घटती जा रही है और धुंध का जो असर है चारों तरफ नज़र आने लगा है। दरअसल सर्दी के इस मौसम में पहले कोहरा हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ने लगा,
फॉग और स्मॉग मिलकर के स्मॉग का निर्माण करने लगे, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बुरी तरीके से गड़बड़ाने लगा है। राजस्थान में आमतौर पर अगर देखा जाए तो नवंबर सबसे ज़्यादा प्रदूषित महीना माना जाता है, लेकिन इस बार अक्टूबर से ही प्रदूषण का असर नज़र आने लगा है। राजधानी जयपुर में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा है, यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल और स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के लिए एडवाइजरी जारी की है कि जो लोग स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं, जिन्हें श्वसन संबंधी परेशानियां हैं, पोस्ट कोविड परेशानियां हैं, अस्थमा है, गर्भवती महिला हैं, बुजुर्ग हैं जो हार्ट की बीमारियों से जूझ रहे हैं, वो ऐसे माहौल में आउटडोर एक्टिविटी से बचें, ज़्यादातर इंडोर एक्टिविटी करें। जो प्रदूषण नियंत्रण मंडल का पूर्वानुमान जारी करने का सिस्टम है, उसके मुताबिक आने वाले एक सप्ताह में ये प्रदूषण और बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस हिसाब से प्रदूषण बढ़ रहा है, इस पर लगाम लगाने के लिए भी कुछ प्रयास किए जाएंगे, ताकि लोगों को अपनी सांसों के लिए जहरीली हवा के बजाय साफ़ सुथरी हवा मुहैया हो सके। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। देश की राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर बढ़ने के बाद में अब पंजाब और हरियाणा से प्रदूषण राजस्थान का रुख करने लगा है। राजधानी जयपुर में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और रविवार के दिन 222 से भी ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया, जिसकी वजह से राजधानी जयपुर में आप देख सकते हैं कि प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी डाउन हो रही है और प्रदूषण की ये चादर साफ नज़र आ रही है। राजधानी जयपुर में जिस तरह से यहाँ पर स्मॉग की सघनता नज़र आ रही है, इस हिसाब से जो प्रदूषण नियंत्रण मंडल का पूर्वानुमान है, इसमें आने वाले एक सप्ताह में काफ़ी तेज़ी से प्रदूषण में इजाफा दर्ज किया जाएगा। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण मंडल, स्वास्थ्य विभाग और तमाम जिम्मेदार एजेंसीज द्वारा जो लोग स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं, पोस्ट कोविड परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिन्हें अस्थमा या दूसरी इस तरह की परेशानियां हैं, हृदय के मरीज़ हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें ये सलाह दी गई है कि वो इस तरह के माहौल में जब प्रदूषण मानक पैमानों से बहुत ज़्यादा निकला हुआ हो, वो घर से बाहर जाने से परहेज़ करें, इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करें। नवंबर पूरे महीने के अंदर अगर देखा जाए तो पूरे साल का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला महीना होता है, क्योंकि इस दौरान जो हालात होते हैं, मौसम के अंदर सर्दी आती है और पराली जलाने से और आतिशबाजी से प्रदूषण में इजाफा हो जाता है। इन तमाम चीज़ों की वजह से नवंबर सबसे ज़्यादा प्रदूषित महीना रहता था, लेकिन इस बार जो है अक्टूबर से ही प्रदूषण का असर नज़र आने लगा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रदूषण राजधानी में बढ़ गया है, ऐसे में लोगों को एहतियात भी रखना होगा और ख़ुद की सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा। यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल कोशिश कर रहा है कि प्रदूषण को लेकर के ज़रूरी गाइडलाइन जारी की जाएं, लोगों को पहले से ही प्रदूषण के बढ़ने की चेतावनियाँ दी जाएं, क्योंकि राजस्थान में जो मौसम की तरह पूर्वानुमान लिया जाता है, ठीक उसी तरीके से एक नई प्रणाली स्थापित करके प्रदूषण का पूर्वानुमान भी जारी किया जाने लगा है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।